नमस्कार। आइए सीधे आंकड़ों और जमीन की हकीकत पर चलते हैं। आज हम जिस असेंबली सीट की एनाटॉमी खोलने वाले हैं वो है बिहार का भरेरिया, यानी AC 110। देखिए, ये किसी नेता या व्यक्ति की कहानी नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल डेटा, गवर्नेंस मैट्रिक्स और ग्राउंड रियलिटी पर रहेगा। राजनीति हमेशा भावनाओं से शुरू होती है, लेकिन आंकड़ों पर आकर तय हो जाती है। तो आइए समझते हैं इस चुनावी नतीजे के पीछे का पूरा सच। किसी भी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले वहां की मिट्टी की नब्ज पकड़नी पड़ती है। सिवान जिले का ये हिस्सा यहां की आर्थिक स्थिति और किसान का दर्द सीधे नतीजे तय करता है। हर साल दहा नदी का पानी आता है और सिर्फ फसलें नहीं, लोगों की उम्मीदें डुबो देता है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, युवा रोजगार के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं। जरा सोचिए, जिस अर्थव्यवस्था को बाहर से आने वाला पैसा यानी रेमिटेंस चला रहा हो, वहां का वोटर आखिर कैसा महसूस करता है? उस एग्रेरियन डिस्ट्रेस को महसूस करना बहुत जरूरी है। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 63.53%। 2025 के चुनाव में बहरेरिया में इतनी वोटिंग हुई। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पिछले चुनाव के मुकाबले ये करीब 6.39% का भारी उछाल है। जब वोटिंग अचानक इतनी तेजी से बढ़ जाए ना, तो वो सिर्फ लोकतांत्रिक उत्साह नहीं होता। पीसेफोलॉजी की भाषा में ये एक अग्रेसिव काउंटर पोलराइजेशन का सबसे बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब है, वोटर शोर नहीं मचा रहा, वो चुपचाप एक ठोस रणनीति के तहत अपने खिलाफ बन रहे नैरेटिव को तोड़ने के लिए बाहर निकला है। और इस भारी मतदान का सीधा असर आखिरी नतीजे पर क्या पड़ा? बॉटम लाइन ये है, जेडीयू ने लगभग 93,600 वोट लिए, यानी करीब 47.51%, और आरजेडी रुक गई 41.35% पर। फैसला जेडीयू के हक में रहा, ठीक 12,136 वोटों के स्पष्ट मार्जिन से। अब ये 6% का मार्जिन टीली पर शायद छोटा लग सकता है, लेकिन जमीन पर ग्राउंड लेवल बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा गैप है। इसने ये साबित कर दिया कि अगर मशीनरी यूनिफाइड है तो किसी भी फ्रैगमेंटेड ऑपोजिशन को आसानी से पछाड़ा जा सकता है। लेकिन ये फासला बना कैसे? चलिए डेमोग्राफिक्स को तोड़ते हैं। बरहारिया में लगभग 24.7% मुस्लिम आबादी है, 14.3% राजपूत, 14.2% यादव और कुशवाहा करीब 4.2%। ऐतिहासिक तौर पर आरजेडी का जो 32.5% का एक फाउंडेशनल बेस था, इस बार उसमें एक बड़ा सिस्टमैटिक फ्रैगमेंटेशन देखा गया। लोकल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, खासतौर पर हैना शहाब जैसी इंसर्जेंट्स ने इस वोट बैंक में सेंध लगा दी। नतीजा, बेस बिखर गया। आंकड़े साफ बताते हैं कि बिना ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को जोड़े महागठबंधन कभी भी इस 42% की सीलिंग को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये मैथ है, भावना नहीं। डेमोग्राफिक्स के अलावा इस चुनाव में एक और बहुत बड़ा टकराव था, एसिमेट्रिक वेल्थ। एक तरफ दाहा नदी की बाढ़ से तबाह हुई 45 पंचायतें, जहां किसान एक एक पैसे को मोहताज हैं, और ठीक इसके उलट जमीन पर उतरे आरजेडी उम्मीदवार की घोषित कॉर्पोरेट संपत्ति लगभग 55 करोड़ रुपए। ग्राउंड लेवल पर एक आम गरीब मतदाता और लैंडलेस लेबरर्स के बीच जो एलियनेशन ये वेल्थ पैदा करती है, उसे आप पाट नहीं सकते। ये जो सोशो इकोनॉमिक फ्रिक्शन है, ये जमीन पर चुनाव हराने की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। वोटर सोचता है, इतने आयशो आराम में रहने वाला शख्स मेरी भूख कैसे समझेगा? यहीं पर हमें गवर्नेंस और संविधान के मूल मूल्यों को याद रखना चाहिए। सुशासन को कभी पूंजी या कैपिटल से नहीं नापा जाता। इसकी असली पैमाइश नागरिक के आत्मसम्मान, उसकी डिग्निटी और आंकड़ों की शुद्धता से होती है। भारत के संविधान में हर नागरिक को सोच समझकर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और जब हम डेटा या चुनावी मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इंडिया के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत वोटर की प्राइवेसी और कंसेंट सबसे ऊपर आती है। नागरिक सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, उसकी गरिमा और उसके डेटा की हिफाजत करना सिस्टम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप सच में जमीनी हकीकत समझना चाहते हैं तो इन आंकड़ों की तकलीफ को महसूस कीजिए। पहला, दाना नदी की बाढ़, जिसका सिवियरिटी लेवल बहुत हाई है। 45 से ज्यादा पंचायतें डूब जाती हैं, तटबंध हर साल टूट जाते हैं। दूसरा, हेल्थ केयर। बरहारिया में 65.7% महिलाओं में खून की कमी यानी अनीमिया है, और इन्फेंट मोर्टालिटी देखिए, हर 1000 में से 47 बच्चे अपनी पहली सांस के कुछ वक्त बाद ही दम तोड़ देते हैं। तीसरा, यूथ माइग्रेशन। यहाँ इंडस्ट्री के नाम पर जीरो है। ये सिर्फ कॉलम्स और रोज नहीं है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की नाकामी और किसान की तबाही का जिंदा सबूत है।
और इन्हीं तकलीफों का सीधा असर पड़ता है चुनावी पैटर्न पर। यहाँ का वोटर रूथलेसली ट्रांजैक्शनल है, वो काम के बदले नतीजा देना जानता है। आप टाइमलाइन देखिए, 2015 में जेडीयू को जीत मिली, 5 साल में जब असंतोष बढ़ा तो 2020 में आरजेडी आई, और फिर पेशेंस खत्म हुआ तो 2025 में वापस जेडीयू को ला दिया गया। ये जो बार बार सरकार बदलने का एंटी इनकम्बेंसी रिदम है ना, ये साफ बताता है कि वोटर अब लंबा इंतजार नहीं करता। अगर इनकम्बेंट डिलीवर नहीं करेगा तो अगले ही साइकिल में उसे सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो सवाल ये उठता है, 2030 के आते आते इस डेमोग्राफिक सीलिंग को साइंटिफिकली और मैथमेटिकली कैसे तोड़ा जाए? एक बात साफ है, पुरानी जातिगत आंकड़ेबाजी और पैसिव पॉलिटिक्स अब काम नहीं आएगी। आइए देखते हैं कि फ्यूचर गवर्नेंस और 42% की सीलिंग को क्रॉस करने का स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट आखिर कैसा दिखना चाहिए। जीत का नया रास्ता इस 2030 फेज्ड लैडर ब्लूप्रिंट से होकर निकलता है। इसे 3 ठोस हिस्सों में बांटा गया है। फेज 1 है ऑर्गेनाइजेशनल सर्जरी, जो चुनाव से लगभग 2 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए। फेज 2 है नैरेटिव सेटिंग, जहां चुनावी मुद्दे तय होते हैं। और फेज 3 है ग्राउंड एक्टिवेशन, यानी बूथ लेवल की जमीनी लड़ाई। इस ब्लूप्रिंट का एक ही क्लियर मकसद है, पुरानी सोच को छोड़िए और पूरी तरह से डेटा ड्रिवन लोकलाइज्ड एग्जीक्यूशन पर अपना फोकस लगाइए। चलिए इस पिवट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले और दूसरे फेज में आपको अपना ग्राउंड स्ट्रक्चर बदलना होगा। कम से कम 50 नए जमीनी ईबीसी लीडर्स को पहचानिए और आगे लाइए। सभी कमेटीज में 40% ईबीसी नुमाइंदगी लाजमी कीजिए। दाहा नदी के मुद्दे को सिर्फ प्राकृतिक बाढ़ मत रहने दीजिए, इसे जल जीवन भ्रष्टाचार का एक तगड़ा नैरेटिव बनाइए। और सबसे जरूरी, पुराने 55 करोड़ वाले ओलिगार के कैंडिडेट प्रोफाइल को उखाड़ फेंकिए। उसकी जगह एक साफ छवि और 1 से 5 करोड़ की मॉडरेट वेल्थ वाले उम्मीदवार को उतारिए, जिससे आम किसान जुड़ सके। और जब हम फेज 3 के एग्जीक्यूशन में आते हैं, तब 2 बहुत अहम ऑपरेशंस आते हैं। पहला है सप्तऋषि मॉडल। इसका मतलब है हर सिंगल बूथ पर 7 मेंबर्स की ऐसी माइक्रो कमेटी जिसमें औरतों और ईबीसी वर्ग को शामिल करना लाजमी हो। इससे लोकल लेवल पर ताकत बैलेंस होती है। और दूसरा बड़ा हथियार है काउंटर एसआईआर ऑपरेशंस। ये वोटर लिस्ट का एक बहुत ही सख्त ऑडिट है, ताकि किसी भी हॉस्टाइल एडमिनिस्ट्रेटिव छल कपट का इस्तेमाल करके कोई माइनॉरिटी या पेरिफेरल वोटर्स के नाम लिस्ट से ना हटा सके। ये दोनों इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, इन सारी रणनीतियों के निर्माण के पीछे एक बुनियादी मकसद होना चाहिए, विश्वास, ट्रस्ट। और ये विश्वास आता है हमारे संवैधानिक मूल्यों और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आप चाहे बूथ कमेटी बनाएं या नैरेटिव वॉर लड़िए, अल्टीमेटली आपका लक्ष्य वोटर का सम्मान और उसका उत्थान होना चाहिए। जब आपकी स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी नागरिक की डिग्निटी और उसके भले को सर्व करती है, तब एक ऐसा मजबूत ट्रस्ट बनता है जो पावर की किसी भी इक्वेशन से बड़ा होता है। तो बरहेरिया और इस जैसी ऐसी तमाम सीट्स के आने वाले कल के लिए एक बहुत ही काम लेकिन गंभीर चेतावनी है। इवॉल्व होना पड़ेगा, वरना सिस्टम आपको पूरी तरह बाहर कर देगा, जिसे हम सिस्टेमिक ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। अगर नेतृत्व सर्जिकल रिफॉर्म्स लागू नहीं करता और अपना फोकस सही आंकड़ों पर नहीं रखता, तो उनके बरसों पुराने हिस्टोरिकल वोट बेस आहिस्ता आहिस्ता उन वेल ऑयल्ड वेलफेयर मशीनरीज की तरफ चले जाएंगे जो एक्चुअली जमीन पर डिलीवर कर रही हैं। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics, जमीन की हकीकत और बेहतर गवर्नेंस के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।